बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम जो हमने मीटिंग देखी है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वो भारतीय शहर गोवा में हुई, जो कि उनकी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, जिसमें तमाम मेंबरान ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक थे। भारत ने इसको होस्ट किया था, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वहाँ पहुँचे। पहले तो मैं ज़रा बात करना चाहूँगी कि ये मीटिंग, ये ऑर्गेनाइजेशन जितनी अहम है और सारे का सारा फोकस इस फोरम की तरफ होना चाहिए था, ये होना चाहिए था कि वहाँ पर आखिर क्या क्या बातें हुई वज़राए ख़ारजा की तरफ से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है कि क्रिटिसिज्म, ओनली फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म जो है वो आज हमें देखने को मिला है, ख़ास तौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और कुछ सहाफ़ियों की तरफ से भी, जो यहाँ तक गए, जिस पर मुझे बड़ी हैरत हुई कि जो सोशल मीडिया पर ये लिखते गए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का वज़न क्यों बढ़ गया है, इनको चाहिए कि अपना वज़न घटा लें। जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्ते कह के क्यों उनसे ग्रीट किया, और बिलावल साहब ने भी जो है वो हाथ जोड़ के जवाब क्यों दिया। हालांकि ये उनका रिवायती अंदाज है, तमामी वज़ीर ख़ारजा को वो इसी तरीके से ग्रीट कर रहे थे। और जो तनकीद कर रहे हैं वो ये भूल गए कि ये हमारे अगर सिंध में जाके देखें या साउथ पंजाब में इनफैक्ट देखें तो वहां पे ये बड़ा एक नॉर्मल ट्रेडिशनल स्टाइल है लोगों को मिलने का, इज्जत देने का। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस फोरम पर और यहाँ पर जो बात हुई उस पर कोई तवज्जो नहीं। इनफैक्ट इन तमाम चीज़ों की तरफ ज़रूर तवज्जो रही और क्रिटिसिज्म जो है वो सुनने को मिलता रहा। लेकिन हालांकि अगर देखा जाए कश्मीर को लेकर भी, और इंडिया का जो कश्मीर के हवाले से जो एक स्टांस रहा है, ख़ास तौर से 5 अगस्त 2019 वाला, उसको क्रिटिसाइज किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। एक मेरे ख्याल से एक वेल आर्टिकुलेटेड स्टांस था उनका, एक बड़ा फर्म स्टांस था जो कश्मीर पे पाकिस्तान बड़े अरसे से मेंटेन करता आ रहा है। जब भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने SCO को एड्रेस करते हुए एक ये बात की थी कि जी दहशतगर्दी का इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी, तो उस पर भी उनको यही जवाब दिया गया कि एक डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरीके से दहशतगर्दी को या इस टर्म को इस्तेमाल ना किया जाए। एक तरफ ये चीज़ें हैं, लेकिन ख़ित्ते के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर आखिर तवज्जो किसकी है। कल हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक सह फरीकी इजलास शुरू हो रहा है, जो कि चाइना भी उसमें शामिल है, उसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा जो डेवलपमेंट्स हैं इस रीजन में, उसकी तरफ तवज्जो होने की बजाय ज़्यादातर फोकस हमारा किन खबरों में गुजरता है कि हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन की एक तारीख पर ही मुत्तफ़िक नहीं हो पा रही हैं। इलेक्शंस एक ऐसा मुअम्मा मैं कहूँगी कि बन के रह गया है कि जो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। ये गुत्थी सुलझने की बजाय मज़ीद उलझती चली जा रही है और गुजरते दिन के साथ। पहले तो मैं ज़रा इस पे बात करना चाहूँगी कि आज ये जो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिप था फॉरेन मिनिस्टर का, इस पर इस किस्म की तनकीद क्यों हुई, और उसके बाद जो आज अदालत में हुआ इलेक्शंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हुई उस पर भी बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमाए PMLN के, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का। अली मोहम्मद खान साहब, पहले तो मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, ये फरमाइएगा कि आज जो PTI की तरफ से काफ़ी ऑब्जेक्शंस कहना चाहिए कि आए हैं, मैं आपसे अगर जान सकूँ 1, 2, 3 वो क्या चीज़ें हैं जो आज आपको नहीं अच्छी लगी बिलावल साहब के इस विजिट में, उनका भारत जाने में या उनके खिताब में, क्या मसला था? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। 2-3 चीज़ें तो पहले क्लियर कर लें। देखें, मुल्क के अंदर हम अपनी सियासी इख्तिलाफ रखते हैं, लेकिन जब भी कोई पाकिस्तानी अहदेदार वज़ीर आज़म की कुर्सी पे हो या वज़ीर ख़ारजा मुल्क से बाहर जब रिप्रेजेंट करता है तो वो मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पर आप अपनी पॉलिटिकल जो मुखालिफत है उससे ऊपर उठ के अपने उस ओहदे की डिफेंस करते हैं। इन चीज़ों को हम समझते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब आप कुछ चीज़ों पे इख्तिलाफ रखते हैं, पहले तो उसको मैं बता दूं, इसका मतलब किसी को गद्दार कहना नहीं होता, न किसी की हुब्बुल वतनी पे शक करना होता है। आप नुक्ता नज़र का इख्तिलाफ सामने रखते हैं। जैसे जब मियां नवाज शरीफ साहब भारत तशरीफ ले गए थे तो वो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे कि उन्होंने वहां हुर्रियत लीडरशिप से मिलना गवारा ना किया। लोगों ने इस पे तरह तरह के इल्जामात लगाए। मैंने कभी गद्दार नहीं कहा, ना वो गद्दार है, मुहब्बत वतन आदमी है, लेकिन उनके उस स्टैंड को हमने पसंद किसी ने भी नहीं किया। और उस पे चार्जशीट भी
लगाई सब लोगों ने कि ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब बल्कि फॉरेन ऑफिस उस वक्त का और उस वक्त की फॉरेन मिनिस्ट्री के रिस्पॉन्सिबल लोग भी जिम्मेदार थे कि वो प्रॉपर उनको गाइड करते कि मियाँ साहब आप चाहे जितना भी भारत यात्रा करें और आपकी जो भी जहन में है फॉरेन पॉलिसी का, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड हमारा प्रोसीजर है कि जब आप जाते हैं तो आप हुर्रियत लीडरशिप से मिलते हैं। और सियासतदान तो छोड़ें, जब डिक्टेटर्स भी यहाँ से गए तो वो मिले वहां से, जब पाकिस्तान में आमिरों की हुकूमत थी। इसी तरह ये जो नुक्ता है, जब से 4-5 अगस्त का वाकया हुआ है तब से हमारा हिंदुस्तान से बायकॉट है। किसी बायलैटरल में हम ना वो इधर आए ना हम उधर गए हैं। आप इस वक्त जो ताल्लुकात हैं वो भी मिनिमम बेर मिनिमम पे हैं। बट बायलैटरल पे, दिस वाज नॉट अ बायलैटरल मीटिंग। अब मेरी बात सुने ना, पाकिस्तान में भी बहुत कुछ होता है, हिंदुस्तान बॉयकॉट करता है, जैसे अपनी टीम तक वो भेजने का रवादार नहीं है। हमारा वजीर खारजा गया है, सबसे पहले हमारा जो इख्तलाफ है, सबसे पहले जो हमारा इख्तलाफ है वो इस नुक्ते पे है कि उनको क्या जाना चाहिए था या नहीं। क्या आप जो इस इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस से कुछ लेके वापस आना चाह रहे हैं वो अहम है, या आपका कश्मीर जो आपका स्ट्रेटेजिक एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो शरग है हमारी, क्या इससे कश्मीर के स्ट्रेटेजिक कॉज को फायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा? कि उन्होंने जो एब्रोगेशन की अपने आईन में, उसके बाद जब हमने, और ये एक फैसला सिर्फ पीटीआई का नहीं था, उस पर ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था और पूरी पार्लियामान 22 करोड़ का था कि जब तक कश्मीर पे बात होगी, बिल्कुल मैं कहता हूं मोदी के घर में भी, जाती घर में भी जाना चाहिए कश्मीर के लिए। लेकिन अगर कश्मीर एजेंडे पे नहीं है और आप हिंदुस्तानी सॉइल को टच कर रहे हैं, हमारे ख्याल में आप उस कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उस स्टैंड ऑफ पोजीशन को जो सिर्फ हमारा नहीं था, उस वक्त की अपोजिशन भी इस बात पे हमारे साथ थी। क्या आपने आज की अपोजिशन को एंगेज किया? क्या आपने पार्लियामेंट में इस पे बात की? आपने पार्लियामेंट के फोरम को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ यूज किया, बेशुमार तकारीर हुई, सब कुछ करते रहे। इतने अहम एक दौरे पे जब आपने एक अच्छा चलिए, मुझे ठीक है, आपने अपने एतराजात बताएं, लेकिन मुझे खुशी इस चीज की होती है हमेशा आपसे बात करते हुए कि एटलीस्ट आपने वो जबान या वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जो बाकी आपके लीडरान सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आपने जो शाह से आगाज किया वो अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान के वजीर खारजा थे, वहां पे आपको एक पॉलिटिकल जमातों की वाबस्तगी से बढ़ के देखना चाहिए। मुझे अताउल्लाह तारिर साहब, ये जो इन्होंने कहा कि जी जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, अगेन एज आई सेड कि बायलैटरल मीटिंग नहीं थी, इंडिया के इनविटेशन पे नहीं गए थे, एससीओ का इनविटेशन था विच हैपेंड टू टेक प्लेस इन गोवा एंड ही हैड टू गो। सो वो ये जो कश्मीर वाली बात है इस पे जरा क्लैरिफाई कीजिएगा कि जहाँ तक मेरी मालूमात हैं उसमें तो यही है कि जब ऐसे फोरम्स होते हैं तो उस पे आपके वो इश्यूज जो कि डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं उस पर बात करने पे मुमानियत होती है, बट साइड लाइंस पे जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो गई या कुछ हो गया वहां पे आप बात कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जी वहां से कश्मीर के मामले पे क्या लेकर आए हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा मामला है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कि जो सियासत से मुबर्रा होना चाहिए और हमें पाकिस्तानी के तौर पे सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रीजन की तमाम कंट्रीज मौजूद हैं। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन टॉक्स का हिस्सा ना बना जाए और उन टॉक्स में ना जाया जाए। जैसा आपने खुद फरमाया कि देखिए, जहाँ पे बायलैटरल मीटिंग्स हों फिर तो बात बनती है कि उसको स्किप करें, बट जहाँ पे आपके बाकी दोस्त ममालिक वहाँ शरीक हैं जिनसे आपकी साइड लाइन्स पे बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं और एक फॉरेन मिनिस्टर्स का वो फोरम है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक मुस्बत कदम था वहां पे जाके इसमें शिरकत करना और इसका हिस्सा बनना। क्योंकि देखिए, हम इस रीजन का पार्ट हैं, हमारे ना जाने से पाकिस्तान के मफादात को नुकसान हो सकता था, हमारे ना जाने से पाकिस्तान का जो रोल है इस रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी का, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का, वो सफर हो सकता था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक राइट डिसीजन था जो कि अबव पॉलिटिक्स था और सियासत से बिल्कुल मुबारक होकर ये डिसीजन दिया गया। बिल्कुल सही है। और पाकिस्तान को एक वहां पे इज्जत भी मिली, जिस तरह आपने देखा कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक साइडलाइन पे मीटिंग हुई है। और जो आप अभी थोड़ी देर पहले जो हुर्रियत लीडर्स ने बिलावल साहब की उस स्टेटमेंट को, जहां पे उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर कॉज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब अच्छा, रिपोर्टिंग भी सादिया साहिबा डुअल रिपोर्टिंग हो रही है। जो इंडियन मीडिया है वो कश्मीर के हवाले से एक बायस रिपोर्टिंग कर रहा है और वो कह रहा है कि जी कश्मीर स्टांस पे जो है उस तरह से बात नहीं हुई, बट जो हुर्रियत लीडर्स की स्टेटमेंट्स मैं देख रहा हूँ और मैं इस वक्त एज वी स्पीक देख रहा हूँ
उन्होंने जो बिलावल साहब ने कश्मीर पे कहा है कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उन स्टेटमेंट्स को सराहा है। एंड आई कैन कोट अब्दुल हमीद लोन है जो हुर्रियत लीडर हैं, जिन्होंने बाकायदा बिलावल साहब की स्टेटमेंट को ना सिर्फ वेलकम किया है और उसको बाकायदा सराहा है, और उन्होंने कहा है कि हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि कश्मीर की बात एससीओ में हुई है, जहां पे अमूमी तौर पे ममानत भी होती है, इन इश्यूज को टेकअप भी नहीं किया जाता। तो मैं समझता हूं कि हुर्रियत लीडर्स की तरफ से इस बात का आना ये एक बहुत बड़ी बात है। और बिलावल साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री, ये सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप और मैं ये नहीं कह रहे, हुर्रियत लीडर्स ये कह रहे हैं कि उनकी स्टेटमेंट जो है एक अच्छी स्टेटमेंट है और उन्होंने कश्मीर पे एक आपने अच्छा किया कि कोट कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि मैंने जितना उनको सुना है, जितना फॉलो किया है, जो स्टेटमेंट्स भी आए हैं, उसमें इंडिया के हवाले से यही कहा है कि जब तक आप जो कश्मीर का स्टेटस जो है वो वापस नहीं ले जाते 4 अगस्त 2019 वाली पोजीशन पे, तब तक बायलैटरल टॉक्स आपके साथ नहीं हो सकती हैं। इनफैक्ट जो आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में G20 मीटिंग्स होनी है, वो भी उसका वेन्यू भी इंडिया ने जो चूज किया वो ऑक्यूपाइड कश्मीर किया है, उस चीज को भी कंडेम किया है कि आप नहीं कर सकते क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और वहां पे आपने G20 की मीटिंग्स रख ली हैं, दीगर ममालिक को इन्विटेशंस भेज दिए हैं। सो उस पर ऑब्वियसली बात तो हुई है, लेकिन चलें अच्छी बात है जो अली मोहम्मद खान साहब ने कहा, चलें एतराज़ात हैं भी तो एक उसके महज़्ज़ब अंदाज में आ जाने चाहिए, बट इस पे बनता नहीं है। पाकिस्तान का एक विजिट है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का विजिट है, इस पे तारड़ साहब जरूर रिस्पॉन्ड करें। और मेरे ख्याल में देखें, ये बात पीटीआई नून या पीपल पार्टी की नहीं है, बात पाकिस्तान की है। तो अगर कोई चीज अभी नहीं हुई तो होनी चाहिए, और मेरा पुरजोर इस पे मौकफ है कि कश्मीर पे जो प्रिंसिपल स्टैंड है वो तो किसी पाकिस्तानी सियासतदान ने अपनी सियासत खत्म करनी है तो वो फिर उस पर करेगा, उससे वापस होगा, अदरवाइज उस पर हम सब एक नुक्ते पे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम समझते हैं वो ये है कि इस मौके पे आपको जब हिंदुस्तान सॉइल आपने टच की है तो वो स्ट्रेटेजिक स्टैंड ऑफ पोजीशन हमने छोड़ी है। उसके लिए जब पॉलिसी शिफ्ट आपने किया है कि आपने उसके लिए यहाँ पे वो लेवल की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की है जो आपको करनी चाहिए थी, कि आपने अपोजिशन को और यहाँ मौजूद आजाद कश्मीर की हुर्रियत लीडरशिप को और कश्मीरी लीडरशिप को वन पेज पे किया है। दूसरा, हमीद लोन साहब मेरे भी भाई हैं, उनके प्रोग्रामों में जाते हैं, लेकिन वो ही इज हियर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं तारड़ साहब की वसातत से अभी भी अगर बिलावल साहब तक की बात पहुंचती है, पहले तो हम ये समझते हैं कि नहीं जाना चाहिए, अब आप चले गए हैं, यू आर देयर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, यू आर पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर। अब वहां एक काम जरूर करना चाहिए जो मियां साहब नहीं किया था उन्होंने। मैं समझता हूं कि एज ए फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान उनको फौरी तौर पे हुर्रियत लीडरशिप के साथ वहां पे गोवा में एंगेज करना चाहिए, उनके साथ मीटिंग रखनी चाहिए, और कश्मीर पे जो प्रिंसिपल पोजीशन है पाकिस्तान की वहां एक मुश्तरका एलामिया हुर्रियत लीडरशिप के साथ आना चाहिए, ताकि हिंदुस्तानियों को मैसेज मिले कि अगर पाकिस्तानी पहले तो हम आ नहीं रहे थे, अगर चले गए हैं तो वहां हमने वो काम करना है जो एक पाकिस्तानी एक लीडर को कश्मीरी लीडरशिप को साथ बैठा के करना चाहिए, और हमेशा होता रहा है। देखें, ये माजी में हमारा तरीकाकार रहा है, ये जिया साहब के दौर में भी हुआ कोट किया था, वो हमीद लोन साहब को कोट किया था। लेकिन हुर्रियत लीडरशिप जो है, हुर्रियत लीडरशिप के साथ आपकी वहां एक मीटिंग, जो मकबूजा कश्मीर की हुर्रियत लीडरशिप है उनके साथ आपकी वहां मीटिंग हो, मुश्तरका एलामिया आए और हिंदुस्तानियों को पता लगे कि पाकिस्तानी वजीर खारजा के आने का मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी प्रिंसिपल पोजीशन से 1 इंच भी पीछे हटे हैं। ये बहुत जरूरी है, माजी में नहीं हुआ, पिछले दौर में मियां साहब के दौर में, अब ये होना चाहिए। देखिए, इस चीज पे हमें कोई पीटीआई वो नहीं है, ये पाकिस्तानी आप कह रहे हैं कि जी हुर्रियत जो लीडरशिप है उनको ऑन बोर्ड रखा जाए, और ऑपोजिशन को आपने आगाज में ऑन बोर्ड रखने की बात की थी इस इशू पे, अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ मूविंग ऑन अता तारड़ साहब, जो ऑपोजिशन और आप लोगों के जिस चीज़ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं वो भी नतीजा खेज साबित नहीं हो रहे, तो हमारे यहाँ तो वो एक आई थिंक स्पेस ही बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि आप किसी इशू पे बात कर ही नहीं सकते हैं। एक टेबल पर बैठ भी जाएं तो वो इतने स्टबर्नेस के साथ आई थिंक दोनों साइड्स बैठी हुई हैं। ये जो आज हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट में, जिस अंदाज में चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि हमने ये हुक्म नहीं दिया था, जैसे पोर्ट्रे किया गया कि ये कोई सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है जिसके मुताबिक आपने बैठना ही बैठना है, मुज़ाकरात करने ही करने इलेक्शंस पे, ये एक सजेशन था। सो अब आपको क्या लग रहा है, जो आज आप लोगों ने मांगा है मजीद वक्त मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से, आपको लगता है, अभी भी आपको लगता है कि मुज़ाकरात कोई नतीजा निकाल देंगे? जी, मैं बड़ा इस पे होपफुल हूँ और मुझे मुस्बत इसकी आउटकम की बड़ी उम्मीद है।
और मैं ये समझता हूँ कि देखिए सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए और वो किसी की डिक्टेशन पे नहीं होनी चाहिए। जिस तरह कोर्ट ने राइटफुली कहा कि हम आपको ना हिदायत जारी कर रहे हैं ना इसमें कोई इंटरफेरेंस कर रहे हैं, आप आपस में बैठे। और देखिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू तब हुआ जब इत्तेफाक हुआ कि एक ही दिन पूरे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली काफी इम्पॉसिबल है। अब देखना अली मोहम्मद खान साहब अच्छे बड़े समझदार आदमी है, मैं बड़ा इनकी फहम फरासत का मैं बड़ा कायल हूँ इस बात से। बट अब देखे ना बिलावल साहब को वो क्या कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं जाना नहीं चाहिए था, अब कह रहे हैं कि वहां पे हुर्रियत रहनुमाओं को मिलना चाहिए था, फिर नवाज शरीफ साहब का भी नाम उसी गो में ले लिया। तो देखिए कम से कम इस इशू पे हम पॉलिटिक्स ना करें, मुज़ाकरात की इशू पे जरूर करें। बट नवाज शरीफ थे ना जिन्होंने बुरहान वानी का नाम लिया था, इंतफादा का जिक्र किया था। और देखिए ये बात बिल्कुल क्लियर है, जब हुर्रियत रहनुमा तारीफ कर रहे हैं तो आप भी तारीफ कर दें, कह दें कि मकबूजा कश्मीर में मौजूद हुर्रियत रहनुमाओं ने तारीफ किया तो हम मानते हैं इस बात को। नहीं, वो अगले स्टेप पे जाएंगे, वो ऐसी चीज पे जाएंगे जो नहीं हुई। अब बिलावल साहब वापस आ गए हैं तो अब ये चाहते हैं कि वहां जाके दोबारा मीटिंग्स करें। बहरहाल वो इनकी अपनी सोच है, मगर जो ब्रेक थ्रू मुज़ाकरात में हुआ है एक दिन अब दोबारा तो नहीं जा सकते। अभी तो कल यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, अफगानिस्तान और चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं। चले हिंदुस्तान में मीटिंग नहीं की, इधर ही कर लो यार, हिंदुस्तान में जरूरत नहीं हुई, इधर कर लें। देखिए ये हमारा प्रिंसिपल स्टैंड रहा है अपना तारड़ साहब, हमारे जितनी लीडरशिप वहां गई है वो हमेशा हुर्रियत लीडरशिप से मिल के आए हैं। तो ये मेरे ख्याल में बिलावल साहब ने मियां साहब का रिकॉर्ड बरकरार रखा है। ये सियासत की बात नहीं है। यू मेक अ पॉइंट व्हेन यू गो टू इंडिया, यू मीट हुर्रियत लीडर्स देयर। स्टेट टेरिटरी आपके दौर में डिक्लेयर हुआ, आपने क्यों कहा कि हम वर्ल्ड कप, इतना शॉर्ट विजिट था, चंद घंटों का विजिट था, लेकिन उन्होंने तारड़ साहब अपने हमीद लोन साहब को कोट किया था ना, हुर्रियत रहनुमा को, कि उन्होंने अप्रिशिएट किया है बिलावल साहब के स्टेटमेंट्स को। जी बिल्कुल बिल्कुल, हुर्रियत रहनुमाओं की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है और जो हमीद लोन साहब की स्टेटमेंट है वो मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ। तो वो तो बिल्कुल इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। तो देखिए जहां तक मुज़ाकरात की बात है, अभी भी होप है। जब एक दिन इलेक्शन कराने पे इत्तेफाक हो चुका है तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसा मामला है। हमने इन्हें ये जरूर कहा कि हम एक मुद्दत से पहले कौमी असेंबली को तहलील इसलिए नहीं कर सकते कि बजट के मामलात हैं, IMF के साथ नेगोशिएशंस हैं, दोस्त ममालिक के साथ हमारे मामलात चल रहे हैं, तो मुल्क को मजीद माली मुश्किलात का शिकार नहीं किया जा सकता टाइम से पहले असेंबलियां तहलील करके। उस पर बातचीत जरूर हो सकती है मगर उसकी एक टाइम लिमिट है कि जिस टाइम लिमिट तक IMF का मायदा भी तय होना है, दोस्त ममालिक से भी एड आनी है और उसके साथ साथ आपने बजट भी देना है, वो एक बोन ऑफ कंटेंशन है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है जो हल ना हो सके। मैं अभी भी होपफुल हूं कि अगर अगला दौर हुआ, बट आप जिस चीज को एक मेजर ब्रेक थ्रू करार दे रहे हैं अता साहब के, जिसमें आप कहते हैं कि एक दिन इलेक्शन कराने पर इत्तेफाक हुआ है, बट उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा एक इफ जो है वो लगा दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि अगर 14 मई जो कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख है उससे पहले या उस दिन आप बाकी असम्बलियां, जैसे आपने खुद बताया है कि क्या क्या मजबूरियां हैं, लेकिन वो उनकी शर्त तो वहीं पे है कि अगर आप वो तहलील करते हैं सिंध, बलूचिस्तान और कौमी असम्बली, फिर आगे बात होगी, फिर एक दिन इलेक्शंस पे हम तैयार हैं। जी बिल्कुल ठीक है, उस पर बातचीत हो सकती है मगर उस पर हम अपनी कौमी मफाद को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि बजट ना दें, ये नहीं कर सकते कि IMF नेगोशिएशंस को जो है वो बिल्कुल तर्क कर दें, छोड़ दें, जिस तरह इन्होंने असद उमर साहब ने किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि उस पर बातचीत तो हो सकती है मगर उस पर कोई रैशनल बातचीत हो कि किस तरीके से हमने IMF की नेगोशिएशंस को आगे लेके चलना है, बजट देना है, तो तहलील तो उसके बाद आती है। तो अगर मजीद मुज़ाकरात हुए तो मुझे ये लगता है कि हम किसी कॉमन ग्राउंड पे पहुंच जाएंगे और ये मुमकिन है कि इलेक्शन एक दिन हो, इलेक्शन के नतायज को तस्लीम किया जाए और तमाम तर मामलात जो है वो तय हो जाए। मैं इसके लिए बड़ा होपफुल हूँ और डायलॉग हमेशा सियासत में होना चाहिए, सियासी पार्टियों को आपस में बात करनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर मजीद ये मामला आगे चला तो इसमें पॉजिटिव आउटकम की बहुत होप है। आप कह रहे हैं कि आप होपफुल हैं कि इन मुज़ाकरात से कुछ निकलेगा, अच्छी बात है। कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है। बट अली मोहम्मद खान साहब, ये जो शराइत हैं जिसको आज दोहराया भी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने सुप्रीम कोर्ट में 14 मई से पहले या 14 मई तक
बाकी असम्बलीज भी डिसॉल्व कर दी जाएं, फिर सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में जो है इंतखाबात किए जाएं, और तीसरा कि जो डिले इन इलेक्शंस है दैट शुड बी लीगलाइज थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जाहिर है उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापस पार्लियामान में आने की बात की जा रही है ताकि वो आएँ और आईनी तरमीम में वोटिंग में हिस्सा डाल सकें। सो ये शराइत के साथ बात कैसे आगे बढ़ेगी? शराइत के साथ ही बात आगे बढ़ती है। डायलॉग में जब आप जाते हैं, यू स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस एंड यू कम टू द मिडिल ग्राउंड। और इन तीनों शराइत में नवाज शरीफ साहब ने पहले ही कह दिया है कि ना सर है ना पैर है। मियां साहब पाकिस्तान आए, जरा हम उनकी तबीयत पूछें, वो कोई कप चाय पिलाएं, उनसे कोई चाय पिए, बड़ा अरसा हुआ मुलाकात नहीं हुई, तो वापस आ जाएं। बड़े छोटे भाई की हुकूमत है अब, तो मैं तो हैरान हूँ, हमारा लीडर तो गोलियां खा के व्हील चेयर पे बैठ के जा रहा है। अच्छा, देखें इन चीजों में ना जाएं, मैं इस चीज पे फोकस रखना चाहता हूँ। मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ पे, हालांकि फायर ब्रांड स्पीकर हैं तावड़ा साहब यंग मैन है, फायर ब्रांड स्पीकर हैं, लेकिन इन दोनों में जब डायलॉग हो रहा था, इनका मैंने कोई ऐसा मनफी स्पीच वगैरह डायलॉग पे नहीं सुनी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जिस मेच्योरिटी पे ये इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल बात होनी चाहिए फलाना, मैं इस पे हैरान हूँ कि शहबाज साहब के पास जो काबीना में सीनियर तरीन लोग हैं, उनमें से मतलब हमारे तो बुजुर्गों की उम्र के हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, मैं हैरान हूँ कि सीनियर तरीन डिफेंस मिनिस्टर मुल्क का वो डायलॉग के खिलाफ, और जैसे आग लग रही थी पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असेंबली के फ्लोर पे उस दिन आग लग रही थी, इतने शोला बयानी से डायलॉग के खिलाफ बात कर रहे हैं हमेशा। और इस बात में मैं समझता हूँ हम तीनों इस बात पे मुत्तफिक होंगे कि सियासत का अलमिया ये रहा है कि सियासतदान कभी खुद से बैठे नहीं। जब बैठे खुदा करके सन 77 में, और तारीख लिखती है और हम सबको उसका पता है कि जब शाम को एग्रीमेंट हुआ तो फिर लाइन कट गई, और उसी को कौसर नियाज़ी साहब ने फिर लिखा भी कि और लाइन कट गई। तो हमेशा हमने कभी इससे नहीं सीखा। अब खुदा करके जब बैठे तो ख्वाजा आसिफ साहब खुदा की पनाह, मियां जावेद लतीफ साहब खुदा की पनाह, और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की हमारी बहन है सीनियर मिनिस्टर साहिबा, नाम मैं नहीं लेता, उन्होंने भी जिस तरह पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की नफी करते हुए, एक तरफ मियां देखें क्या जब ये तीनों सीनियर तरीन लोग बात कर रहे थे, कैबिनेट मेंबर जब बात करते हैं, यू नो दिस, तारड़ साहब नोज दिस, कि अगर आम एमएनए बात करे उसको फिर भी अब मार्जिन ऑफ एरर दे सकते हैं, हालांकि उसके पास भी नहीं है। लेकिन कैबिनेट मेंबर जब वजीर आजम एक फैसला कर ले, और ये तो सिर्फ वजीर आजम ने नहीं किया था, इसके साथ तो जरदारी साहब की भी सेम मौजूद थी, हाँ मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब की नहीं थी। तो आपकी मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब कैबिनेट मेंबर अपना एग्री करता है, वो इस्तीफा रख के डिसएग्री करता है, या अंदर डिसएग्री करते हैं, बाहर अपने वजीर आजम के स्टैंड के साथ खड़े होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक काम जो मैं समझता हूँ एज एन ऑब्जर्वर, क्योंकि मैं इस तरह के डायलॉग में, आपको नहीं लगता है कि इस किस्म के स्टेटमेंट्स या इस किस्म के लोग फिर दोनों जगहों पे होते हैं? मुझे अच्छी तरह याद है जिस दिन ये मीटिंग होनी थी, जिस दिन ये फरीकैन ने बैठना था, सेकंड डे उस दिन खान साहब ने तो खुद कह दिया था, उनके साथ शाह महमूद और फवाद चौधरी खड़े हुए थे कि मैं इनसे कहता हूँ कि अगर वो पहले इलेक्शंस पे नहीं मानते तो आप निकल आए कमेटी से। मेरी बात सुने, इस तरह के बहुत सी डायलॉग्स में मुख्तलिफ लेवल पे हम भी इन्वॉल्व रहे हैं। उसका क्राइटेरिया तरीकाकार ही होता है कि डायलॉग्स कैन नेवर अकर इन वैक्यूम। आप उसके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो तारड़ साहब की जमात ने तो बड़ा जबरदस्त इंतजाम किया था कि जिस दिन डायलॉग हुआ उस दिन खान साहब की पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 33 बंदा हमारा उठाया, फिर डायलॉग वालों को कहना पड़ा कि डायलॉग की बात तो बाद में, ये बंदे तो छुड़ाओ। अच्छा, वो जब छूटे, थैंक्स टू लॉ मिनिस्टर साहब, उन्होंने उसमें कोई रोल शायद प्ले किया। फिर जनाबे वाला शाम को जो रात को उन्होंने किया, ये तो खुदा का शुक्र है हमारे। वैसे मैंने थोड़ा लाइट मूड में एक बात की थी कि जब ये गुफ्तगू हुई, अच्छी हुई थी उस दिन, तो बाहर निकल के अली जफर साहब ने ये बात की कि हम 10 कदम आगे बढ़े हैं। जब 10 कदम की बात सुनी तो रात को बख्तरबंद चढ़ा दी परवेज इलाही साहब के घर। मैंने ये बात की कि शुक्र है 10 कदम कहा था, अगर 20 कदम का होता तो बख्तरबंद के साथ एक अदद पत्नी को ऊपर से बम ही मार देते। तो ये इस तरह की हरकतें जब ये हुकूमत करती, आप मुझे बताएं कि हम इनके साथ डायलॉग में हों, और उनके सदर हैं जमात के, आजकल तो खैर शहबाज साहब खुद हैं, अगर हम उनको उठा लें इस तरह से खुदा न खास्ता, ये हमसे बात करेंगे? हमने फिर भी बात की, सुबह 9 बजे की टॉक्स, रात 11 बजे की टॉक्स, रात 9 बजे की। लेकिन मैं इस बात से एग्री करता हूं कि ये चीजें जो है, ये एक अपॉर्चुनिटी लूज हुई।
आज सुप्रीम कोर्ट में इस पे मुफस्सिल शाह साहब ने बात की, अपना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी के वो प्रेसिडेंट जिनके से हुआ है वो भी किसी एक जगह पे टिके ना, वो भी एक बयान पर टिके ना। कभी कोई आके उनके घर खानदान में से कहता है कि ये तो हमारे फैमिली के कुछ डिफरेंसेस की वजह से हो गया, उनके अपने बयान जो हैं वो एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। सो ऑब्वियसली वो भी नहीं समझ में आ रहा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे मुज़ाकरात के हवाले से, और जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ उस पर ज़रा बात करते हैं। जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो पंजाब में जो हमारा इलेक्शंस का हुक्म है 14 मई को, उसको हम वैसे ही नहीं लेकर बैठे रहेंगे। ज़ाहिर है उस पर अमल दरामद कराएंगे। हमारे सामने क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ इंकरेज भी किया कि अगर वाकई सियासी जमातें आपस में बैठ के हल निकाल लेती हैं तो वेल एंड गुड। मुझे अतातार से भी बताइएगा कि अब आप लोगों ने जो मजीद वक्त मांगा है, कितना, क्या कोई आपको लगा है कि अदालत आपको मजीद कितना वक्त देने को तैयार है, और दूसरे जो फरीक है आपके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो दोबारा बैठने को तैयार हैं या नहीं? देखिए, मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ तो बैठने को तैयार है, और आज आपने देखा कि कोर्ट के बाहर ख्वाजा साद रफीक साहब और चौधरी फवाद साहब के दरमियान साइड लाइन्स पे भी गुफ्तो शनीद हुई, कोई थोड़ी सी आइस मजीद मेल्ट हुई। तो वो तो विलिंगनेस दोनों साइडों पे मौजूद है और वो नजर भी आती है। पब्लिक स्टांस जो भी हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह आज वाज़े तौर पे कहा कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे इन मुज़ाकरात में, ना हम कोई हिदायत जारी करेंगे, तो मुझे ये लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इस्तदाद थी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में, वो ये थी कि मुल्क में एक दिन इलेक्शन करवाए जाए, जो किसी शहरी काशिफ साहब की तरफ से जो पिटीशन है। अब उसमें फैसला जो लाइकली फैसला है, मुझे यही लगता है कि वो यही आएगा कि ये टॉक्स कंटिन्यू रहे, और जो 14 मई का इलेक्शन का ऑर्डर है वो भी अपनी जगह मौजूद रहेगा, मगर गुंजाइश रखी जाएगी और मजीद मोहलत दी जाएगी कि मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल किया जाए। तो अगले चंद दिनों में चीजें कैसे रहेगा? आज मुझे याद है रिमार्क्स जो चीफ जस्टिस साहब के थे ये भी थे कि द गवर्नमेंट इज बाउंड टू फॉलो द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, और हम जो है अगर रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं तो वो हमारी कमजोरी ना समझा जाए। नहीं, अब देखिए ना, उसमें भी मैं क्लियर कर दूं कि ना प्राइम मिनिस्टर ने, ना उनकी काबीना ने, ना हुकूमत ने, पूरे जो आपका एग्जीक्यूटिव है उसमें किसी एक ने भी किसी कोर्ट के ऑर्डर को ना डिफाई किया है, ना हुक्म अदूली की है, ना किसी किस्म का कंटेम्प्ट कमिट किया है। मसला तब पेश आता है कि जब हर चीज पार्लियामान में जाती है। पार्लियामान एक सुप्रीम इदारा है, बाकी ये जो आजकल के नए कानूनदान, यूट्यूबर्स और व्लॉगर जो मर्जी कहते रहे, उनकी लॉजिक बड़ी अजीब है। आप हंसेंगे ये बात सुन के। वो कहते हैं कि सुप्रीम का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया गया पार्लियामान के साथ, बना रहा है, वो कानून बना रहा है, तमाम इदारे अपनी पावर्स उस इदारे से ड्रॉ कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं क्योंकि कोर्ट के साथ सुप्रीम लिखा है, इसके साथ सुप्रीम लिखा नहीं हुआ, तो ये तो बड़ी बुरी बात है। देखिए, पार्लियामान ने वो इखराजात बेयर करने से इनकार कर दिया, और ना सिर्फ इनकार किया, वो बिल रिजेक्ट हुआ। फिर जब डिमांड रखी गई ग्रांट के लिए, उस पे वोटिंग हुई, पार्लियामान की तरफ से उसको वोट आउट कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया। पार्लियामान ने 4-3 फैसले को तस्लीम किया, 3-2 के फैसले को मुस्तरद किया। अब आप कहते हैं कि जो इखराजात हैं इलेक्शन के, वो इलेक्शन कमीशन को दे दिए जाएं, और आप कहते हैं कि स्टेट बैंक दे दे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे दे। आइन में लिखा है कि तमाम इखराजात की मंजूरी पार्लियामान से होगी। अब एक तरफ वो शेख है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या स्टेट बैंक बराह रास्त ये फंड मुहैया नहीं कर सकता। फिर आपने कहा कि हमें लगता है कि वक्ती तौर पे अगर ये फाइनेंस बिल या मनी बिल डिफीट हुआ है और पार्लियामान ने इन इखराजात को बेयर करने से इनकार किया है और वोट आउट किया है, तो वजीर आजम को एतमाद हासिल नहीं है। वजीर आजम ने सबसे ज्यादा वोट लिए, इमरान खान साहब से भी ज्यादा वोट लिए, अपने वजीर आजम के इंतखाब से भी ज्यादा वोट लिए, 180 अरकान की उनको हिमायत हासिल है, वो एतमाद का वोट भी ले चुके हैं। तो अब ये पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हो नहीं सकती, क्योंकि पार्लियामान एक सुप्रीम इदारा है और उसकी जो वोटिंग हो चुकी है उसमें मजीद गुंजाइश नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि पार्लियामान की तरफ से इसमें कोई लचक आएगी या वो पीछे हटेंगे अपने स्टांस पे।
अलबत्ता अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या बिल्कुल ऑप्शन सही है, ये जिस तरह अभी पहले अली मोहम्मद खान साहब ने एक दो शख्सियात का नाम भी लिया था PMLN में, उन्हीं में से ख्वाजा आसिफ ने फिर से कहा है कि हम तौहीन अदालत के खौफ से, डर से पार्लियामेंट की हुक्मअदूली नहीं कर सकते। तो अली मोहम्मद खान साहब जिस अंदाज में पहली बार इस तरीके से इस मामले को लेकर इदारों के आगे सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो पार्लियामेंट एक फर्म डिसीजन के साथ आपको नजर आ रही है, वो कहते हैं जो मर्जी हो जाए, हमें फारिग करना है, हुकूमत भी कहती है हमारा वजीर आजम भी घर भेजना है तो भेज दें। कितने ही लोगों ने आके टीवी पे बात किया, बरमला आप तो कह रहे हैं कि हमें अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लगने का डर नहीं रहा, क्योंकि हम पार्लियामेंट के जो डिसीजन है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसी पर अमल करेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है, मुझे बताइएगा 14 मई पंजाब इलेक्शंस, अपेरेंटली तो नहीं लगता कि हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने काम रोक दिया है, उस पर जो वोटर्स लिस्ट थी और बाकी तमाम मामला थे उनकी प्रिंटिंग तक नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि अब नहीं हम कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। वो नहीं होते, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो फैसला अपनी जगह मौजूद है, 14 में पंजाब के इलेक्शंस नहीं होते, देन व्हाट? देखें, मेरी बात सुने, ये इतना गुंजलक मामला नहीं है जितना इसको बना दिया गया है। मसला इस वक्त तारड़ साहब की जमात का ये है, खासकर इनकी क्यों जिक्र कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी स्टिल फील देमसेल्व्स सेफ एटलीस्ट इन इंटीरियर सिंध। कराची में अलबत्ता मुकाबला होगा। देखें, वोटर इस वक्त इनके पास नहीं है, इनसे जा चुका है। इनका बयानिया जो था कभी बड़ा मशहूर था, वोट को इज्जत दो का, वो खुद इनके अपने जो इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक रॉन्ग्स कमिट किए हैं, खासकर उस रात जब उन्होंने अपना कंधा दिया रजीम चेंज को, नहीं देना चाहिए था। आप अवाम की ताकत से हैं, आप अभी भी आप रूल करते हैं, अब दिलों पे हुक्मरानी करते हैं। ये वो क्या हुकूमत होगी जिस पे आप लोगों के दिल आपके हाथ से चले जाएं? देखें, इस वक्त सबसे बड़ा जो मेरे लिए एज अ पॉलिटिकल वर्कर अलमिया है, वो ये है कि सियासतदान अपना मसला हल नहीं कर पा रहे। जब वो बैठते हैं, उनके अंदर से जो है वो स्पॉयलर्स निकल आते हैं। ये कोई आप क्या समझिए अचानक हो गया? व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि किसी करप्शन केस में किसी सीनियर सियासतदान के घर पे बुलडोजर और ये जो है चलाए गए, ये बख्तरबंद गाड़ियां चढ़ी? दैट वाज फॉर सम पर्पस। देखें, घर की जो भी लड़ाई थी उसमें हमारा आपका ये तारड़ साहब को कोई काम नहीं है, लेकिन बाहर से यूज जो स्टेट ऑर्गन हुआ है, जो इंस्टीट्यूशन का हुआ है, वो तो जाहिर है पुलिस, पंजाब पुलिस की थी। उधर इन्हीं के परवरदा बैठे हैं, जरदारी साहब के बड़े करीब हैं मोहतरम जो वज़ीर आला साहब वहां के हैं। दूसरी चीज उसको भी छोड़ें, किसी और बात की तरफ मैं आता हूँ जो सबसे अहम है मेरे लिए। आज मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस पे बात की है, वो ये देखें, ये क्यों हमने समझ लिया है कि आईन की हिफाजत से सुप्रीम कोर्ट का काम है। वो तो एक न्यूट्रल आर्बिटर है, अल्टीमेट जो है इंटरप्रेटर है, लेकिन हम लोग हैं जो लॉ बनाते हैं, हम लोग हैं। इस वक्त हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं है, ये आईन हम बनाने का दावा अब ये वाली पार्लियामेंट नहीं कर सकती, लेकिन ये एक्सटेंशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जिसने ये आईन बनाया था। हाँ, तरमीम का इख्तियार हमारे पास है, तो इस लिहाज से हम इस आईन को बनाने वाले भी हुए। जब हमारी तख्लीक है, उसकी हिफाजत सबसे ज्यादा हमारा काम है। और वो क्या है? वो ये है, आईन कहता है कि जब असेंबली डिसॉल्व होगी, आर्टिकल 224 कहता है 90 दिन में इलेक्शन करें। किसी भी वजह से अगर नहीं हुआ, उसमें डिले, प्रोसीजर के डिले के लिए आपके पास कंडमनेशन है, वो है 254 की। आर्टिकल 254 कहता है कि कोई काम जो आप करते हैं, अगर उसको आप आईनी तौर पे कर गुजरते हैं, लेकिन उसमें कोई टाइम ज्यादा गुजर जाता है, तो टाइम ज्यादा गुजरने की वजह से वो आईनी काम गैर आईनी नहीं होगा। तो अब मैं देखें, अब इस सिचुएशन से निकले कैसे? 100 बातें होंगी, 100 बातें ये करेंगे, 100 बातें हम करेंगे। हम पार्लियामेंट को ये लोग यूज कर रहे हैं अपने इस मकसद के लिए कि पार्लियामेंट और जुडिशरी की लड़ाई बना दी। हालांकि पार्लियामेंट जुडिशरी की लड़ाई नहीं है, पॉलिटिकल जरीमैंडरिंग है। इस वक्त ब्रिंक्समैनशिप चल रही है पॉलिटिकल के, भाई हम किसी तरीके से फिलहाल इलेक्शन को वो डिले कर सके। हम भी इस बात को समझते हैं कि एक दिन पे होता है तो बेस्ट है, क्योंकि अभी अगर पंजाब का पहले होगा तो 5 साल बाद उसमें वो गैप टाइम का आना शुरू हो जाएगा। साथ में खैबर पख्तूनख्वा पे अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि उसमें जब गवर्नर साहब रिप्रेजेंट नहीं हुए थे तो उनकी रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से और उनकी तरफ से डेट ना आने की वजह से, जो हाफिज साहब हैं, पेशावर वाले हाफिज साहब, तो गवर्नर साहब की जब नहीं आया तो उसकी वजह से वो भी मामला खटाई में पड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त आपको सुप्रीम कोर्ट पे हमने जरूरत से ज्यादा बोझ डाल दिया हुआ है। 14 मई की जो आप बात कर रही हैं, बाकी टिकट्स जमा नहीं हुए, खासकर पंजाब में बड़ी स्टेक होल्डर मुस्लिम लीग नून है हमारे साथ, तो उनकी तरफ से तो टिकट्स इशू ही नहीं हुए। अब इसमें 14 मई बड़ा करीब मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको कैंडिडेट्स को टाइम देना है कैंपेन का।
14 मई वाले को मेरी नाकिस राय, तो मैं तो भी वैसे नाकिस राय नहीं देता। So apparently this does not seem possible. मुझे जो लगता है वो ये है कि मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगर हम लोग एक नुक्ते पे नहीं आते एक इलेक्शन पे, तो मेरे ख्याल में वो 14 मई को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और मई के महीने में ही शायद हो, लेकिन कैंडिडेट्स को थोड़ा वक्त मिल जाएगा और पार्टीज को टिकट जमा करने का वक्त मिल जाएगा, लेकिन होना मई में है मेरे ख्याल में। 14 मई सीम्स वेरी क्लोज, क्योंकि आज हम 5 मई की शाम को बात कर रहे हैं। जी मेरा अंदाजा है, मे बी आई एम रॉन्ग। अच्छा, एक और चीज जिस पे मुझे बात करनी है, आप कहते हैं चलिए इलेक्शन का, ये आप पंजाब का आप कहते हैं कि होना मई में 14 में अगर तारीख नहीं भी होती। अभी जो रिजीम चेंज की बात हुई कि अता तारड़ साहब ने, उनकी जमात ने और बाकी ज़ाहिर है पीडीएम में शामिल जमातों ने जो है वो अपना कंधा रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए पेश किया, बट अभी भी आप लोगों का स्टांस भी जो मुसलसल तब्दील होता जा रहा है, जो एब्सोल्युटली नॉट से अमेरिका को लेते हुए जो सफ़र शुरू हुआ था वो अब एब्सोल्युटली येस तक भी नज़र आ रहा है बहुत सारी चीज़ों में। वो अमेरिकी सफ़ीर जो हैं वो अब आपके एक साबिक वफाकी वज़ीर के घर जाके मुलाकातें करते हैं, वो उनकी तस्वीरें आ रही हैं। फिर खान साहब जो फ़ौज पे बात करने की एक अपने खिताबात में कहते हैं कि जी मैं बात करने को तैयार हूँ, फ़ौज के साथ बात करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, लेकिन फिर उसी फ़ौज के सिटिंग जनरल्स पर जो है वो अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। बट मैंने एक और IMF के हवाले से जो स्टैंड आपका है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट नुक्ता है, उस पर ज़रा बात करनी है। अता तारड़ साहब, आजकल PTI का स्टैंड ये है कि आप लोग जो हैं वो IMF की शराइत के मुताबिक ये बजट जो है वो नहीं लेकर आएंगे, उनको इस चीज़ का खौफ है। खान साहब ने बरमला कहा है कि आप एक अनरियलिस्टिक बजट जो है, एक पॉपुलर बजट कहना चाहिए, कि वो पेश कर देंगे, क्योंकि उनको यकीन है कि उसके बाद आने वाली हुकूमत उनकी है और आप जानबूझ के उनके लिए मुश्किलात, फाइनेंशियल मुश्किलात खड़ी करके जाना चाहते हैं। देखिए, पहले तो मैं ये बात क्लियर करता चलूं कि रजीम चेंज को कंधा दिया नहीं दिया, प्रॉब्लम यह है कि इनको कंधे की आदत हो गई थी और इदारे ने कहा कि हम आज के बाद न्यूट्रल हैं। अली मोहम्मद खान साहब मेरे भाई हैं, इनसे पूछे कि जब इन्होंने बजट पास करवाना होता था तो ये कॉलें कहाँ से करवाते थे। इनसे पूछे कि जब एतमाद का वोट लेना होता था तो ये किसका तरला मिन्नत करते थे कि खुदा का वास्ता है हाउस में हाजिरी पूरी करें। अपने MNAs MPs को अगर आप संभाल नहीं सके, पॉलिटिकल मैनेजमेंट में आप फेल हुए, तो किसी इदारे को या किसी फर्द को उसका दोष मत दें। आप लोगों ने जहांगीर तरीन के खिलाफ पर्चे करवाए, उसकी बेटियों के खिलाफ पर्चे करवाए, आपने अलीम खान के खिलाफ पर्चे करवाए, उसकी बीवी के खिलाफ पर्चे करवाए। आपके पॉलिटिकल जो हैंडलर्स थे, पॉलिटिकल जेन के लोग, आपने उनको अपने खिलाफ खुद किया। ताकत के घमंड में, इक्तदार के तकब्बर में आपने उनको दीवार के साथ लगाया। उसके बाद अगर आपके MNAs आपसे रूठे तो वो किसी इदारे या किसी फर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। पिछले अप्रैल में कह दिया गया कि हम न्यूट्रल हैं, अब उसके बाद कंधा लगाया नहीं लगाया का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लोगों से कंधा हटा तो आप धड़म से गिर गए। अच्छा। क्योंकि आप कंधे के सहारे खड़े थे। आपकी गवर्नमेंट एक गैर फितरी गवर्नमेंट थी, आपकी गवर्नमेंट एक अननेचुरल गवर्नमेंट थी, आपकी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट थी जो RTS बैठने के नतीजे में मुआवजे वजूद में आई। आपकी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट थी जो दीगर जमातों से लोगों की आर्म ट्विस्टिंग करके, उनको फाइलें दिखा के, उनकी वफादारियां तब्दील करवा के, उनको तहरीक इंसाफ के पटके पहना के वो हुकूमत कायम की गई थी। हमने ये सारे जुल्म सहे हैं, हमने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। आज सच बोलें, बताएं कि आपकी पार्टी किन लोगों ने बनाई थी और क्यों बनाई थी। आज जब बात होती है तो शौकत सरीकी की स्टेटमेंट सुन लें कि किस तरह फैज हमीद साहब, किस तरह साकिब निसार साहब का एक ट्रॉयका था जिन्होंने इन चीजों को बढ़ावा दिया। मियां नवाज शरीफ को सदा दिलवाई, फील्ड से आउट किया, इमरान को एक ओपन फील्ड दी, बाकी सारे उसके मुखालफों के हाथ पैर बांध दिए और इमरान खान को कुर्सी इक़्तिदार तक रसाई दी। क्या उनसे बासपुरस होगी? क्या सवाल पूछा जाएगा कि हर बात का सुओ मोटो जजेस की मैनेजमेंट मर्जी के फैसले? ये काम ना करें। कंधा आपके पास था और अमेरिका को दोष देते देते आज आप अमेरिका के तरले मिन्नत कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। आपके लोग उनको कहते हैं कि मैं माफ कर दो। आपने अमेरिकन लॉबियस्ट फर्म्स हायर की हुई है ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। तो देखें, ये बातें वो करनी चाहिए जो हकीकत हो। रजीम चेंज ऑपरेशन क्या ऑपरेशन था कि आपसे जो सपोर्ट थी, जो अननेचुरल सपोर्ट थी, जो गलत सपोर्ट थी, वापस ली गई और आप सस्टेन नहीं कर सके। आप अपने बलबूते पे करते, पॉपुलर सपोर्ट पे करते,
पॉलिटिकल सपोर्ट पे करते और खुदारा मजहब को इस्तेमाल ना करें। आपके जलसों में लोग आके, जिस बच्चे ने मुझे बात की कि सबसे लकी पेरेंट्स कौन है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तौबा की अल्लाह से कि ये कौन लोग हैं, इसको फिरका मत बनाएं, ये फिरका इमरानिया मत बनाएं, इसको सियासत रहने दें। वो आई थिंक उस बच्चे को भी पता नहीं, जाहिर है मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि वो बच्चा खुद से ऐसी बात नहीं कर सकता, उसको जाहिर है सिखाया पढ़ाया गया होगा, वालिदैन ने किया है जो मर्जी है, बट ऑब्वियसली दैट वाज रॉन्ग। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी, जो अता तारड़ साहब बात कर रहे थे, आई एम श्योर अली मोहम्मद खान साहब उसका जवाब देना चाहते हैं। और अली मोहम्मद खान साहब, एतराज़ आजकल सबसे पहले यही हो रहा है कि वो अमेरिका जिसका नाम ले लेकर खान साहब नहीं थकते थे, जो रजीम चेंज ऑपरेशन में आप कहते थे कि जी ये अमेरिका के कहने पर हुआ है, अमेरिका की साजिश है, उन्हीं के लोगों से मुलाकातें, उन्हीं के लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश कि हम जो हैं वो बिल्कुल एंटी अमेरिका नहीं हैं और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। सो ये एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफर, ये क्या कहानी क्या है? नहीं देखें, बड़ा इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही आप कह सकते हैं जो बात हो रही है। एब्सोल्युटली नॉट किस पे था? एब्सोल्युटली नॉट इस पे था कि क्या माजी की तरह पाकिस्तान की जमीन एक सुपर पावर को यूज होने दी जाएगी। वो तब भी एब्सोल्युटली नॉट था, आज भी एब्सोल्युटली नॉट है। सवाल ही नहीं पैदा होता। वो जमाने तो नहीं है ना। ये रमजी यूसुफ के खिलाफ जब ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान में, या आयमल कांसी के खिलाफ, हम लोग तो नहीं थे। एक दफा जरदारी साहब की हुकूमत थी और उसके बाद मियां साहब की हुकूमत में सारा हुआ, बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में सारा हुआ। हमने तो उस स्ट्रेटेजिक लाइन में उसको डी लिंक किया कि पाकिस्तान विल नॉट बिहेव लाइक अ सैटेलाइट स्टेट एनीमोर। पाकिस्तान कैन बी अ फ्रेंड, यू कैन बी आवर फ्रेंड नॉट मास्टर। माजी में ये बात की थी, फील्ड मार्शल अयूब खान साहब ने की जमाने में की थी। उन्होंने पता नहीं कितना इस पे अमल किया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इमरान खान साहब को इस पे अमल करता देखा कि क्लियर कट एक सुपर पावर पे कहा गया कि भाई वी कांट लेट आवर लैंड बी लेट इट बी यूज्ड बाय यू। हम नहीं दे सकते आपको। हम आज भी वो बात करें, लेकिन आप मुझे बताएं कल को, बाकी तो अल्लाह को इल्म है, कल को हमारी हुकूमत आती है, जो लग रहा है क्योंकि अवाम की सपोर्ट है हमारे पास, बाकी अल्लाह को पता है। अगर हुकूमत आती है, अच्छा। मुझे ये बात पूरी करने दीजिएगा, मैं एक सवाल रखूंगा फिर मुझे दोबारा बात करने दीजिएगा कि हमारी हुकूमत आ जाती है। नहीं, मैंने तो आपकी बात काटी नहीं। नहीं, मैं सवाल रख रहा हूं कि हमारी हुकूमत आ जाती है, एज अ पाकिस्तानी आप क्या चाहेंगी कि हम अपने माजी का तल्ख तजर्बा अमेरिकन के साथ, उसकी बुनियाद पर उनसे अपनी ताल्लुकात को बेर मिनिमम पे लेके आए, या उसको एक साइड पर रख के पाकिस्तान के मफाद में एक सुपर पावर से ताल्लुक फिर भी अच्छा रखें? रियासत को ये चाहिए होगा कि हम रखें, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे चाहिए होगा कि हम बिल्कुल ही ईरान वाली लाइन ले लें। आपकी क्या राय है? देखें, मैं सिंपल, देखें, हम पाकिस्तानी के तौर पे बात करेंगे तो डेफिनेटली चाहेंगे ना कि तमाम नेशंस के साथ, तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हो। लेकिन मेरा एज अ पाकिस्तानी एक स्टांस ये होगा कि जी अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुल्क की इतनी नहीं, सुन लीजिएगा ना अली भाई, कि मुल्क की एक इतनी बड़ी सियासी जमात जिसके चेयरमैन ने, एक मुल्क के वजीर आजम ने हमें ये बताया कि उनकी हुकूमत को बाहर निकाला गया अमेरिका के कहने पे, अमेरिका की साजिश पे, बाजवा उसमें शामिल। फिर ये भी स्टांस उन्होंने तब्दील किया कि वो बाजवा ने जाके कहा था अमेरिका को कि खान जो है वो एंटी अमेरिका है। अमेरिका को तो जैसे ये चीजें पता ही नहीं थी, अमेरिका को उन्होंने इस चीज से निकालने की भी कोशिश की, और फिर आज वो हमें ये कहते हैं कि उसी अमेरिका के साथ उनको अच्छे ताल्लुकात भी चाहिए। सो ऑब्वियसली सवाल तो मैं करूंगी ना कि आप कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं चीजों को, कि आपने इतना भी अमेरिका को ऐसी बातें करके खान साहब ने उनका असली चेहरा दिखा दिया कि अमेरिका आपके पास आ गया कि भाई जी माफ कर दें, आप साजिश नहीं करेंगे, अब आपको नहीं निकालेंगे, अब आप आ जाए हुकूमत में। जवाब आपका लंबा हो गया। देखें, नहीं, मैंने तो आपसे वापस सवाल किया है ना। देखें, सुने आप, एज अ पाकिस्तानी, एज अ स्टेट्समैन, इमरान खान साहब की जिम्मेदारी ये है कि चाहे जितना भी उनके खिलाफ साजिश हुई, जब वो पाकिस्तान के दोबारा वजीर आजम बने तो वो माजी के तल्ख तजर्बे की बुनियाद पे उस ताकत से ताल्लुक इतना खराब ना करें जिसका नुकसान आपको, मुझे और हमारे बच्चों को हो।
हम एक दोस्ती का ताल्लुक रख सकते हैं, गुलाम का नहीं। पहले भी ये बात थी, अब भी ये बात है, उनको क्लियरली कन्वे कर दिया गया है कि वी लाइक टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद यू, लेकिन हम वो नहीं कर सकते कि जिस तरह माजी में ये लोग करते रहे। इमरान खान साहब जाके वहां पे उन्होंने बिल्कुल बराबरी के लेवल पे बात की, कोई झुक के नहीं मिले, कोई उनके जरे असर नहीं आए, कि उनके सामने कोई वो दबे नहीं रहे, अपनी मौक़िफ़ उन्होंने क्लियर दिया। अब मैं कुछ बातें यहाँ पे 1 मिनट के अंदर, क्योंकि टाइम कम है, छोटा भाई ठीक है, आपका जवाब आ गया। बात की है, उन्होंने बात की, सुने मेरी बात प्लीज, उन्होंने बात की कि हमें बताने की कोशिश की कि हमारा बड़ा अननेचुरल अलायंस था जो हमारी हुकूमत बनी। ये मुझे उस जमात का तर्जुमान कह रहे हैं जो IJI वाली जमात है, जिन्होंने पत्नी कहां से लोगों को पकड़ धकड़ के लादेन से पैसे। अच्छा, मुझे ये जरा जवाब लेने दें। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया अमेरिका के हवाले से कि हमें जो लग रहा है कि हमारी हुकूमत आ रही है अगली, तो हम नहीं चाहते कि माजी के तल्ख तजुर्बे की वजह से अमेरिका के साथ दोबारा ताल्लुकात खराब हों। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका मुझे जुमला लगा है, इसका मैं जवाब ले लूं, टाइम थोड़ा है। लास्ट कॉमेंट अता तारड़ साहब से। देखिए, मैं अली भाई को आपने फंसा दिया बिला वजह। अब वो पूरी कौम ने गाड़ी पे स्टिकर लगा लिए, क्या हम कोई गुलाम हैं? एब्सोल्युटली नॉट। लोगों ने शर्टें सिलवा ली, लोगों ने कैप्स पहन ली, बाहर के मुल्कों से लोग यहाँ पाकिस्तान आ गए उसको कंडेम करने के लिए। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा जो था मतलब वो ये नहीं था, हम ये काम नहीं कर रहे, हम फलां काम नहीं कर रहे। तो ये बयानिया इनका, उस वक्त भी इन्होंने एक सियासी नारा लगाया था। वो साइफर वाला जो मामला था वो आज भी बता देना साइफर में क्या था। ये उस केस से भी इन्होंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ, साइफर केस में उसकी तहकीकात नहीं होने दे रहे, लाहौर हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर है। और आज भी जो लॉबियस्ट फर्म हायर कर रहे हैं वहां पे अच्छी बात है, करें आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। ताड़ साहब क्या बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को हमने कहा हुआ है कि आप इस पे इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। हमारी सदर साहब ने लेटर लिखा है, आपके भी सदर है वैसे बाय द वे। अमेरिका से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो वहां के पॉलिसी मेकर स्टेटमेंट दे रहे हैं, दिलवाई जा रही हैं। आपने लॉबी किया है, आपने अपने हक में उनसे बयानात दिलवाए हैं, इसको तस्लीम तो करें। कहीं कि एक सियासी नारा लगाया था कौम को गुमराह करने के लिए, वो तब हमें सियासी तौर पे सूट करता था, अब हमें दोस्ती सूट करती है। बयानियां लेके अवाम के पास चले जाए ना, लेकिन किसी ना किसी बहाने अवाम के पास तो चले जाएं। वोट को इज्जत दो वाले वोट से पत्नी भाग रहे हैं, क्या मसला है? डर लगता है अवाम से तारड़ साहब? पिंगे बढ़ाएं, ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती। या एब्सोल्युटली नॉट है या एब्सोल्युटली है। कुछ तो लेके चले जाए ना अवाम के पास, यही लेके चले जाएं कि भाई इमरान खान साहब बिल्कुल सही है, चलिए यही लेके चले जाएं। चलिए आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका और अताउल्लाह तारड़ साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई सी टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।